नमस्कार श्रोताओं, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में मैं बबीता जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले बात एक ऐसी बीमारी की जो समस्त विश्व के लिए एक चुनौती है। इसके इलाज तलाशे जा रहे हैं, पर जब तक इसका पता चलता है इतनी देर हो चुकी होती है कि फिर बच पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज हर पल मानवता पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं वो वायु प्रदूषण के नाम पर परेशानी बना हुआ है, तो कहीं जल प्रदूषण के नाम पर। बात खाने पीने की चीजों की करें या फिर अपनी अनियमित दिनचर्या की, किसी न किसी रूप में इन सब का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इनकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह के गंभीर रोग पनप रहे हैं और ऐसे ही रोगों में से एक है कैंसर, जिसका नाम सुनकर ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो जरा सोचो कि जिन्हें ये बीमारी है उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति क्या होती होगी। कैंसर का पक्का इलाज अभी भी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तलाशा जा रहा है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाकर इसे समय पर पहचान कर इंसान अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। कैंसर के बारे में जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन कैंसर से लड़ने की मानवीय सोच को दर्शाता है। इस रोग से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए इलाज को प्रभावशाली बनाने से पहले इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर के किसी भी अंग को अपनी चपेट में ले सकता है। कैंसर दिवस के बीच पूरे विश्व में जगह जगह ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जो लोगों को इस बीमारी के लक्षणों और इसके होने की संभावनाओं से रूबरू करवाते हैं। सावधानी ही इस बीमारी से बचने का बेहतर विकल्प है। भारत जैसे देश में जहां कैंसर के ज्यादातर मामले मुंह व गले के कैंसर से जुड़े हैं, वहां धूम्रपान पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को आज से ही बीड़ी, सिगरेट, शराब को ना बोलकर एक अच्छी व स्वस्थ जिंदगी का स्वागत करना चाहिए। लोगों की भागीदारी के साथ साथ प्रशासन व वैज्ञानिक समुदाय भी इसका प्रभावी व किफायती इलाज खोजने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में आज एकजुट होकर इस बीमारी का सामना करने की जरूरत है, ताकि नई दवाओं की खोज हो सके और इसका खात्मा किया जा सके। वैसे बात अगर भारतीय इतिहास की करें तो इसमें राजनीति और संगीत का अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है। आज का दिन भी एक ऐसी ही हस्ती की याद दिलाता है, जिसे संगीत साधना का साक्षी माना जाता है। भारतीय संगीत के साथ इनका रिश्ता वैसा ही है जैसे एक माँ का और बेटे का होता है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानायकों में शुमार पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। पंडित जोशी जी का जन्म आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडग नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरुराज जोशी था और वो पेशे से एक शिक्षक थे और अपने स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। कहा जाता है कि भीमसेन जोशी जी के दादाजी कीर्तन गाते थे और यहीं से उनका ध्यान भी संगीत की तरफ आकर्षित होने लगा। एक बार की बात है, जब वो स्कूल के रास्ते पर जा रहे थे तो उस वक्त उनकी उम्र कुछ 11 वर्ष की रही होगी। वहीं इन्होंने रास्ते में अब्दुल करीम खान की ठुमरी को सुना, जिसके बाद इनका मन बेचैन हो उठा।
जोशी जी संगीत साधना के बारे में सोच ही रहे थे कि एक समारोह में इन्होंने सवाई गंधर्व को गाते हुए सुना। बस यही वो पल था जब उनके बाल मन ने सवाई गंधर्व को अपना गुरु बनाने का फैसला कर लिया। जब उनके पिता को मालूम चला कि भीमसेन की रुचि संगीत में है, तब उन्होंने अगसरा चन्नप्पा को उनका संगीत शिक्षक बनाने का निश्चय किया। भीमसेन संगीत सीख तो रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी कुछ ढूंढ रहा था। और बहुत जल्द एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने बेहतर संगीत साधना के लिए अपना घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। मेरी माताजी घर में भजन गाया करती थी, उसी ने मेरे अंदर संगीत प्रेम जगाया। मेरे ख्याल में अच्छा संगीतकार बनने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है: अच्छा गुरु, अच्छा रियाज और तीसरा अच्छा भाग्य। संगीत की कठोर साधना के लिए घर छोड़ने के बाद जोशी जी किसी तरह बीजापुर पहुँचे। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद उन्हें किसी ने सलाह दी कि ग्वालियर उनके लिए उत्तम स्थान हो सकता है। और पता है फिर क्या हुआ? जैसे भंवरा फूल की सुगंध को ढूंढने निकल पड़ता है, वैसे ही बेहतर संगीत की तलाश में भीमसेन ग्वालियर के लिए निकल पड़े। ग्वालियर में उन्होंने माधव संगीत विद्यालय में प्रवेश ले लिया। गुरु की तलाश उनको करल वल्लभ संगीत सम्मेलन में ले गई, जहां इनकी मुलाकात विनायक राव पटवर्धन से हुई। और यही वो शख्स थे जिन्होंने पंडित जी की मुलाकात सवाई गंधर्व से करवाई। अब तो भीमसेन को मानो मंजिल मिल गई थी। लेकिन गंधर्व ने इन्हें पिछला सारा ज्ञान भूलने की शर्त पर ही अपना शिष्य बनाने की बात सामने रखी, जिसे पलक झपकते ही पंडित जी ने मान लिया। जिसके बाद प्रशिक्षण चलता रहा और 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। फिर 20 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी और कन्नड़ से सजे गीतों में अपना पहला संगीत संग्रह प्रस्तुत किया। कि अपने गुरु को आदर्श मानने वाले भीमसेन जोशी जी ने उनके सम्मान में सवाई गंधर्व संगीत समारोह आयोजित करने की परंपरा की शुरुआत भी की, जिसका आयोजन पूना शहर में प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में किया जाता है। वैसे पूना ही वो शहर है जिसे पंडित जी ने अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना और फिर अंतिम समय तक यही उनका निवास स्थान भी रहा। अच्छा कलाकार एक प्रकार का चोर होता है। वो अपने गुरु की गायकी से या जो अच्छा गाना सुनता है वहां से अपनी खुद की गायकी में कुछ चीजें समा लेता है। किसी की नकल करना बहुत आसान है, नकल को असल करके अपनी गायकी में ढालना मुश्किल है। मेरा गायन मेरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, यही इसकी पहचान है। मैं अपने शागिर्दों से यही कहता हूँ कि मुझ जैसा नहीं, अपने जैसा गाओ। पंडित भीमसेन जोशी जी के संगीत का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा था और इसी बात का प्रमाण 1972 में उन्हें पद्मश्री सम्मान के रूप में प्राप्त हुआ। पर ये तो शुरुआत थी। पंडित जी द्वारा शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने के लिए इन्हें 1985 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सफर यहाँ भी नहीं रुका और वो पल भी आ गया जब देश के इस अनोखे रत्न को 4 नवंबर 2008 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किराना घराने के इस महान गायक को उनकी ख्याल शैली और भजन गायन के लिए आने वाली कई सदियों तक हमेशा याद रखा जाएगा।
ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग, ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग, चपल चरण हरि आए हो, चपल चरण हरि आए, चपल चरण हरि आए। आए रे मेरे प्राण भुलावन आए, आए रे मेरे नैन लुभावन आए, आए रे मेरे प्राण लुभावन आए। हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ। Born to be remembered, born to be remembered. सुना है जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो वो नृत्य करते हैं, और सुनने में तो ये भी आता है कि जब देवतागण खुश होते हैं तो वो भी नृत्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नृत्य हमारे जीवन के हर रूप रंग में रचा बसा है। जी हाँ श्रोताओं, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम आपसे एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े कलाकार भी नतमस्तक हो जाया करते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रजमोहन नाथ मिश्रा हैं, जिन्हें पूरी दुनिया बिरजू महाराज के नाम से जानती है। भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं, भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। इन दोनों के बोलों से पूरा दर्शन बन गया। एक उठाता है बिरजू महाराज का जन्म आज ही के दिन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो कि कथक के अच्छे नर्तक थे और लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता को अच्छन महाराज के नाम से भी जाना जाता था। पिता से विरासत में इन्हें नृत्य ही मिला, जो दुनिया में किसी भी दौलत से कहीं बड़ा था। बिरजू महाराज में बचपन से ही प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी और मात्र 3 साल की उम्र में ही उनकी प्रतिभा को उनके पिता के द्वारा पहचान लिया गया। पिता की मृत्यु के बाद बिरजू महाराज के कथक की शिक्षा का जिम्मा उनके चाचा शंभू और लच्छू महाराज की देखरेख में पूरा हुआ। शुरू से मैंने अपने दोनों अंकल लच्छू महाराज, शंभू महाराज, मेरे पिताजी, मैं तीनों के बीच में एक बेटा मैं था, तो सबका इतना प्यार मुझे मिला कि मैं उसमें सन गया हूँ। और मैं अब सबको, जो मेरे बच्चे आते हैं, जो सीखने आते हैं, तो वो छोटे से हो या मीडियम हो, बड़े हो, सबके साथ मेरा ऐसा है कि आप मुस्कुराएंगे तो हमारे स्टूडेंट भी मुस्कुराना सीखेंगे। वैसे कहा जाता है कि बिरजू महाराज के पूर्वज ईश्वरी प्रसाद मिश्रा, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनका कथक के प्रसार में अहम योगदान था और उनको इस नृत्य का प्रथम शिक्षक तक माना गया है। और इतना ही नहीं, बिरजू महाराज के खानदान के ही ठाकुर प्रसाद को नवाब वाजिद अली शाह का कथक गुरु होने का सम्मान भी प्राप्त है। अब ऐसी ऐतिहासिक परंपरा को भला बिरजू महाराज कैसे नहीं बढ़ाते। मात्र 7 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने स्टेज पर कथक करना चालू कर दिया था। पिता के देहांत के बाद उनकी गुरु माँ कपिला वात्स्यायन उनको लेकर दिल्ली आ गई और दिल्ली के ही संगीत भारती स्कूल में उनको शिक्षा दी जाने लगी, जिसके बाद बिरजू महाराज ने भारतीय कला केंद्र और संगीत नाटक अकादमी में कथक केंद्र से भी इस नृत्य शैली की बारीकियां सीखी। घर में बुजुर्गों के समय से सब बाबा दादा इत्यादि इसी में रहे, इसी में हम पले और शुरू से ही स्वर और लय इसी में जीते रहे। क्योंकि इसमें गुरु जब तक खुद न सिखाए कि ये उंगली कहाँ है, निगाह कहाँ है, चेहरा, सीना, ये सब बिल्कुल डिटेल में अगर न समझाए, तब तक नाच सीखा नहीं जा सकता।
लोगों को उनकी प्रतिभा के दर्शन उस समय हुए जब उन्होंने बंगाल में मनमथनाथ गुप्त समारोह में कथक किया। 28 साल में कथक में उनकी निपुणता का ही कमाल था कि उनको इस उम्र में ही संगीत नाटक अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हो गया था। वैसे उनके नृत्य से भारतीय सिनेमा जगत भी अछूता नहीं रहा है और इन्हें पहली बार सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में नृत्य का निर्देशन यानी कोरियोग्राफी करने का मौका मिला। फिल्म दिल तो पागल है, गदर, यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में भी उनकी कोरियोग्राफी साफ नजर आती है। I'm a great admirer of Birju Maharaj. ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई. I think he's one of the world's best dancers, Kathak dancers. For me to work with him was a learning experience. I used to just sit and watch his expressions and little hav-bhavs and it was wonderful. We had a great time. चेहरे के भाव और गर्दन की गति को अपने पिता और पैरों की विशिष्ट चाल प्रवाह को अपने चाचाओं से सीखकर उन्होंने कथक में एक नई शैली का आविष्कार भी किया है। बिरजू महाराज सिर्फ कथक में ही निपुण नहीं हैं, बल्कि वो ठुमरी भी गा लेते हैं। भजन और गजल गाने में उनको महारत हासिल है। सितार, सरोद और सारंगी के साथ साथ इन्हें तबला बजाने में भी खूब आनंद प्राप्त होता है। शायद यही कारण है कि कथक करते समय उनके भावों में गजल का ठहराव दिखाई देता है, तो ठुमरी का सम्मोहन उनकी नृत्य शैली को अद्भुत बना देता है। सरोद की तान और तबले की थाप को भी आप उनके कथक नृत्य में महसूस कर सकते हैं। उनकी कला का सम्मान करते हुए 1986 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिरजू महाराज को बनारस विश्वविद्यालय और खेरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट का सम्मान भी प्रदान किया गया है। इन्हें कालिदास सम्मान के अलावा बहुत से दूसरे प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज का ये सफर कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि इतनी जानकारी हमें कहीं और नहीं मिलती। तो अब बबीता आपसे यहीं पर इजाजत लेती है। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,